ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा हुआ था। ओके, तो वो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, तो वो जब बुक लिखी गई थी तो चार्ल्स डार्विन पहले तो उन्होंने एक पॉपुलेशन के ऊपर या आर्टिकल कह लो या तो कोई बुक कह लो, ठीक है, या कोई ऐसे कह लो, वो पढ़ा उन्होंने। और वो जो आर्टिकल उन्होंने पढ़ा, वो आर्टिकल लिखा गया था आर माल्थस के थ्रू। और आर माल्थस ने अपने उस आर्टिकल में ये लिखा था, उस आर्टिकल का जो नाम था वो ऐसे ऑन पॉपुलेशन था। उन्होंने अपने उस ऐसे ऑन पॉपुलेशन में जो लिखा था, उन्होंने 2 पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, पॉपुलेशन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से इंक्रीज होता है। तो उन्होंने ये कहा ज्योमेट्रिक मीन्स का मतलब क्या है, कि जैसे पॉपुलेशन 2 से स्टार्ट हुआ, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, और 16 से 32 होगा, और इस तरीके से पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद उन्होंने ये बात कही, दूसरी बात उन्होंने उसमें ये लिखी कि जो रिसोर्सेस है, अगर रिसोर्सेस की बात करें, जैसे फूड और स्पेस की बात करें, जो फूड और स्पेस है ये लिमिटेड है। ओके, ये इंक्रीज तो नहीं होता, तो ये अर्थमेटिक मीन से इंक्रीज होता है। तो अर्थमेटिक मीन्स का मतलब ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इंक्रीज होता है। अब इस ऐसे को पढ़ने के बाद हमारे जो क्या कहते हैं कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कह लो, चार्ल्स डार्विन बड़े इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने एक बुक लिखी, तो उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने 7 पोस्टुलेट्स को डिस्क्राइब किया, यानी 7 पॉइंट लिखे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो जिनको इस पॉइंट्स को हम कहते हैं फॉर्चुलेट्स। तो अब उसी फॉर्चुलेट्स को वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, नंबर फर्स्ट जो फॉर्चुलेट्स था, उसमें उन्होंने ये बताया, जो सेम चीजें आर माल्थस ने अपने ऐसे ऑन पॉपुलेशन में बताया था, सेम चीजें यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने बताया फर्स्ट फॉर्चुलेट्स में, सॉरी। उन्होंने ये कहा कि सेम, कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन से इंक्रीज होता है, और जो स्पेस और फूड होता है वो लिमिटेड होता है, और वो अर्थमेटिक मीन से इंक्रीज होता है। तो उन्होंने फर्स्ट फॉर्चुलेट्स में ये लिखा। उसके बाद उन्होंने सेकंड फॉर्चुलेट्स में लिखा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उन्होंने सेकंड फॉर्चुलेट्स बताया। अब उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि आपका जो फूड है, ठीक है, और स्पेस है वो लिमिटेड है, ठीक है, और जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन से इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से जो पॉपुलेशंस के बीच में क्या होगा, कंपटीशन एराइज होगा, और ये कंपटीशन या जो तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या तो जो ये कंपटीशन क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। अब यहाँ तक तो उन्होंने बताया। और इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होगा बेटा, या इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होगा, तो ये क्या बताता है कि देखिए, जब भी कंपटीशन होगा, यानी ये शो कर रहा है कि वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका फूड रिसोर्सेस और स्पेस क्या है, लिमिटेड है, तो इसीलिए आपस में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्चुलेट्स जो उन्होंने बताया, कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें वेरिएशंस होता है। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन बेटा 2 टाइप के होते हैं। पहला वेरिएशन जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, और सेकंड वेरिएशन जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब
कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब क्या होता है, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब होता है कि जो जीन होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन होना। अब जीन जो रिकॉम्बिनेट होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन होंगे, तो यानी रिप्रोडक्शन के टाइम में जीन का जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसी को वेरिएशन कह रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस टाइप का जो वेरिएशन होता है जो कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है, ये होता है बेटा ये होता है कंटिन्यू। इसीलिए इसको कंटिन्यू वेरिएशन कहते हैं। और ये क्या होता है, स्लोली स्लोली सॉरी फास्ट होता है, सॉरी मैं यहाँ गड़बड़ बता रहा था, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया। जो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है ये फास्ट होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन होगा यानी फास्ट होगा। यहीं पे दूसरा वेरिएशन जो हमने डिस्कस किया, जो वेरिएशन को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, और डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन होता है ये स्लो होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है ये म्यूटेशन है बेटा। अब होता क्या है कि जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कहते हैं डीएनए में चेंजेस आते हैं, वो सडन नहीं होता है, धीरे धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि धीरे धीरे चेंजेस तो आते हैं बेटा, ओके, बट ये जो चेंजेस होते हैं सडन हो जाता है। तो इसी धीरे धीरे होता है और स्लो होता है बेटा ये। सॉरी, मैं मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ गड़बड़ करने जा रहा हूँ, तो मैं दोबारा इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। हमने ये कहा कि जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, डिसकंटिन्यूअस जो वेरिएशन होता है, यहाँ हमने कहा कि ये क्या होता है, फास्ट होता है। और ये क्या होता है, फास्ट होता है, इसका एग्जाम्पल हमने कहा म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है कि जब डीएनए में चेंजेस आते हैं, अगर हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वहां हम कहते हैं कि जो म्यूटेशन होता है पहले तो ये स्लो होता है, ये इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हम यहाँ कहेंगे, अगर हम केमिकल से रिलेटेड अगर बात कहेंगे तो हम कहेंगे बिल्कुल सडन चेंजेस हो जाते हैं। अब या तो हम कहेंगे कि जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग कहेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ सडन हो रहा है, ओके। तो हम यहाँ पे इसीलिए ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं कि फास्ट जो वर्ड यूज कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन में, तो इसीलिए हम फास्ट वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि आप इसको कोरिलेट नहीं करना कि जो म्यूटेशन होता है बहुत स्लोली होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक अगर म्यूटेशंस क्या है, हेल्पफुल होगा यानी उनके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सडन वेरिएशंस की बात कर रहा हूँ और फास्ट वेरिएशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ दो वेरिएशंस की बात आ गई। अब यहाँ हमने अभी दो फॉर्चुलेट्स को डिस्कस किया, एक तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दूसरा हमने वेरिएशन। अब ये दोनों की वजह से, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सडन वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। सर हाँ बेटा अमरजीत। सर एक बार वेरिएशन दोबारा बता दो प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है बेटा। किसी को मैंने जो अभी तक समझाया है दो पॉइंट, ठीक है। एक तो मैंने बताया है पॉपुलेशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन से इंक्रीज होता है, और जो रिसोर्सेस है वो अर्थमेटिक मीन से इंक्रीज होता है। ये समझ में आ गया होगा फर्स्ट पॉस्टुलेट्स, ओके। आई होप सेकंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने ये बताया कि रिसोर्सेस की वजह से उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन अराइजेस होता है, और वो कंपटीशन इंटर और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। आई होप, मुझे लगता है सभी को ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने ये कहा कि जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन में उन्होंने पॉपुलेशन होता है उनमें वेरिएशंस होता है। वेरिएशन का मतलब आप समझ लीजिए क्या कि जेनेटिक मेकअप से समझ लीजिएगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या होता है दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है।
यहाँ पे जो डार्विन है उन्होंने जो वेरिएशंस है उन्होंने वेरिएशंस के टू टाइप्स बताए। तो पहला जो वेरिएशंस था उन्होंने बताया कि ये वेरिएशंस क्या होता है कि क्या करता है कि चलता रहता है, कंटिन्यूअस होता है वेरिएशन। तो चलता रहता है, तो उनका एक एग्जांपल बताया है रिकॉम्बिनेशन। तो क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन, अगर पॉपुलेशन है तो रिप्रोडक्शन होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक एग्जांपल तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि एक वेरिएशन होता है कि जो डिसकंटिन्यूअस होता है, जो रेगुलरली चलता नहीं रहता है, सडनली अचानक ही कभी भी एराइजेस हो जाता है, जिसको हमने कहा म्यूटेशन। ओके, ये टू टाइप का वेरिएशन उन्होंने बताया। अब यहाँ पे हम एक पोस्टुलेट्स था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ओके, दूसरा हमने कहा वेरिएशन। अब ये दोनों की वजह से क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, जो नेचर है आपका, वो नेचर क्या करता है कि जो सबसे फिटेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसको सिलेक्ट करता है। या तो हम कह सकते हैं जो सबसे फिट हो वही क्या हो सकता है, सरवाइव कर सकता है। अब ये हम किससे कोरिलेट कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल करेगा, ओके, जो सबसे फिट होगा वो क्या होगा, वो रह जाएगा, और जो फिट नहीं होगा वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अपने पॉपुलेशन से। दूसरा है कि आपके अंदर वेरिएशंस आएंगे, चाहे वो म्यूटेशंस की वजह से आए, चाहे वो रिकॉम्बिनेशन की वजह से आए, ठीक है। यही जो वेरिएशंस है उसको इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा। ओके, अगर वो बेनिफिशियल होगा तो इन्वायरमेंट में एडेप्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि जो नेचर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सबसे ज्यादा फिट होगा उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, या तो जो सबसे फिटेस्ट होगा वो सरवाइव कर जाएगा। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहा है हमने यहाँ पे। उसके बाद एक और फॉर्चुलेट्स उन्होंने बताया कि उस फॉर्चुलेट्स को कहते हैं कि कोई भी जो वेरिएशंस है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो बेनिफिशियल होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो थ्रू रिकॉम्बिनेशन से आया चाहे वो म्यूटेशन से आया है, तो बेनिफिशियल होगा, उसको एडेप्ट करने में हेल्प करेगा या इवोल्यूशंस में हेल्प करेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो वो क्या करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को इनहेरिटेंस कहा है उन्होंने। इसके बाद कहा, उसके बाद जो लास्ट फॉर्चुलेट्स था, जो सेवन फॉर्चुलेट्स था, जो डार्विन ने बताया, उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी जो वेरिएशंस है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशंस में अगर ट्रांसफर होता रहेगा, तो बहुत टाइम के बाद, ओके, क्या हो जाएगा, जो जो न्यू स्पीसीज है वो क्या होगा, अपने जो न्यू स्पीसीज है अपने एंसेस्टर्स से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके डीएनए में वो चेंजेस आना स्टार्ट हो गया जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, बेनिफिशियल है। जिसकी वजह से उन्होंने कहा है अगर वो एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे, तो उसको कहा कि एक न्यू स्पीसीज का ओरिजिन हो जाएगा जो कि अपने एंसेस्टर से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसी को उन्होंने स्पेसिएशन कहा। तो अब मैंने इतनी जो बातें बताई है आपको यहाँ पे डार्विन की बात, सेवन फॉर्चुलेट्स को यहाँ डिस्कस किया है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक क्वेश्चंस पूछा था कि क्या इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक है वो क्या, कि आपका क्या कहते हैं इवोल्यूशन में, या तो आपका ओरिजिन और इसमें क्या हेल्प करता है, क्या होगा आपका आंसर। यस सर। किसी को समझ में ना आया यस। हो बेटा, देखो यस है, ये आंसर करेक्ट है बेटा। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो मैं क्या बताऊं इसे, या तो मैं ये मान के चलूं कि सबको समझ आ गया। ओके, चलिएगा, इस बात को फिर मैं ये मान के चलता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब ये देखिएगा बेटा, मैं ये फर्स्ट
जो क्या कहते हैं कि पैराग्राफ आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करने जा रहा हूँ बेटा। आई होप ये क्लियर होगा बच्चे, आप लोगों को क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद शायद आपको ये समझ में ना आएगा कि यहाँ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में इंट्रोडक्टरी जो चीजें लिखी है वो क्यों लिखी है। तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा क्या किया कि जो फॉर्चुलेट्स थे वो सारे फॉर्चुलेट्स को क्या किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से मैंने क्या कोरिलेट कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपको इस पैराग्राफ में समझ में नहीं आएगा, वहाँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने कहाँ से बताया। सर को याद था इसलिए सर ने कोरिलेट करके बता दिया, तो आपको भी याद रहे। अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है 14.1 में जो लिखा हुआ है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन्वॉल्व टू और मोर स्पीसीज। ओके, ये बहुत फेमिलियर है, हम बहुत टाइम से स्टडी करते हुए आ रहे हैं कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। जरूरी नहीं है कि जो टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो वो टू से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम टू स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए आप यहाँ ये जो लिखा हुआ है ना टू मोर स्पीसीज, तो ये इसकी वजह ये है। कई बार हम ये भी पूछ लेते हैं बच्चों से कि क्या ये की मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कि जैसे मैं ऑप्शन में आपसे कहूँ कि टू स्पीसीज के बीच में हो गया, फोर स्पीसीज के बीच में हो गया, सिक्स स्पीसीज के बीच में हो गया, या तो इनफाइनाइट कि काउंटलेस ही हो, अगर आप कहना स्टार्ट कर दें, तो आप यहाँ पे टिक किसको करेंगे? देखिए, ज्यादा से ज्यादा हम मैक्सिमम क्या सोच सकते हैं कि देखिए टू फोर या सिक्स तक हो सकते हैं इंटरेक्शन, बट एक्चुअली में क्या होता है कि जब नेचर में हम रहते हैं तो नेचर में जितने भी पॉपुलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर वहां पे सारे चाहे वो पॉपुलेशंस नंबर ऑफ स्पीसीज उसमें 100 ही हो या कितने भी हो, अगर वो कॉमन रिसोर्सेज के लिए अगर वो कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पे आप नंबर को काउंट मतलब नंबर वहां डिफाइंड नंबर नहीं है कि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है डिफाइन नहीं है, तो हम ये इसीलिए कहते हैं टू और मोर स्पीसीज होगा। बट ये जो क्वेश्चंस है ये पूछना भी गलत है कि जो इनफाइनाइट जो वर्ड मैंने लास्ट में आपको ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन भी डालना बहुत गलत है। क्यों? कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं, बट अगर आपको टिक लगाना होगा तो इनफाइनाइट पे टिक लगाना होगा, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट वही होगा, क्योंकि टू फोर और जो सिक्स है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आपके पास जो बेस्ट आंसर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जो सबसे पास का आंसर होता है उसको करेक्ट माना जाता है। बट यहाँ इनफाइनाइट में इसलिए नहीं कर सकता कि नेचर में ना कभी भी ना कि इतने सारे काउंटलेस स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता ही नहीं है जिसमें हम ये इनफाइनाइट वर्ड यूज कर सके। तो ये जो मैंने ऑप्शन दिया है इसे भी यूज करना गलत है। बट बस आपको बस ये याद रहना चाहिए कि टू और मोर स्पीसीज के बीच में ये इंटरेक्शन हो सकता है। अब आप हमेशा ये एक चीज और याद रखेंगे, जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स होता है, सॉरी इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है जो जिन स्पीसीज के बीच में होता है, दोनों में हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉमन रिसोर्सेज के लिए अगर कंपटीशन होगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट होगा, वाइसी वर्सा एक दूसरे को नेगेटिव इफेक्ट पहुंचाएंगे। इसीलिए यहाँ आपके सामने डबल नेगेटिव से आपको सिंबल दिखाया गया है। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखनी है कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होते हैं नेचर में ये अलग अलग नहीं चलेगा। नेचर में ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन चल रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे क्या हुआ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है, नहीं बेटा। ये कंबाइंड फॉर्म में चलेगा क्योंकि नेचर है, ठीक है, उसको अलग नहीं कर सकता है इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को, तो ये साथ में चलेंगे।
तो ये साथ में कैसे चलेंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। ये एग्जांपल आपके फर्स्ट पैराग्राफ पे ही है कि हम यहाँ एग्जांपल क्या ले रहे हैं कि एक फॉरेस्ट ले रहे हैं। उस फॉरेस्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक फॉरेस्ट है। उस फॉरेस्ट में जो ग्रे टाइप का जो स्क्वेरल है, वो स्क्वेरल क्या करते हैं, आपस में compete करते हैं। जो ग्रे टाइप का जो स्क्वेरल है, यानी गिलहरी की बात कर रहे हैं, वो आपस में कंपटीशन करते हैं एक एक्रोन के लिए। ओके, ACRON, एक्रोन के लिए। और वो जो एक्रोन के लिए कंपटीशन करते हैं, और ये कंपटीशन आपस में ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एक्रोन क्या होता है, कि एक बार गूगल में उसका आप सर्च करके देख सकते हैं वो दिखने में कैसा है एक्रोन। ओके, आप ये समझ लीजिएगा ये एक फ्रूट है। ओके, और जिन बच्चों ने आइस एज मूवी देखा होगा, तो आइस एज मूवी के स्टार्टिंग में ना हमेशा क्या करते हैं कि एंडिंग में या स्टार्टिंग में एक स्क्वायरल को दिखाते हैं जो क्या करता है, एक फूड होता है, जो फूड जिसको एक्रोन जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, उस एक्रोन को लेके घूमता रहता है और उसको क्या खाने की कोशिश करता रहता है, उसे खाने का मौका नहीं मिलता। तो मैं उसी एक्रोन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो कभी आप मूवी देखने का आपको मौका मिले तो उसमें देख लीजिएगा। तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो शुरुआत में ही वो दिखाते हैं। अब इसके अलावा जो हमने यहाँ तो कहा कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन साथ में चलते हैं, तो एक का एग्जांपल हम दे चुके हैं। सेम एक्रोन के लिए जो स्क्वेरल का जो इंटरेक्शन होता है, वो क्या करते हैं कि जो व्हाइट फुटेड जो माइस होता है, सेम फॉरेस्ट में ही रहता है, व्हाइट फुटेड माउस कहते हैं, वो भी एक्रोन उसका फूड जो सोर्स है, ठीक है, वो भी एक्रोन पे ही है। तो इसका मतलब स्क्वेरल और एक्रोन के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है इस एक्रोन की वजह से। इसके अलावा एक जो और एनिमल है जिसको हम व्हाइट टेल्ड डियर कहते हैं, वो भी एक्रोन को एज अ फूड लेता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे 3 स्पीसीज आपस में एक्रोन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। अब तो हम यहाँ कह सकते हैं 3 स्पीसीज। इसके अलावा क्या है कि एक बर्ड्स है जिसको एप्स कहते हैं। टर्की है जिसका आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं। ये फ्लाई नहीं कर सकता है, थोड़ा साइज में नॉर्मल जो बर्ड्स होते हैं उससे बड़ा होता है, यानी हैन की तरह दिखाई देता है टर्की। और एक ब्लू जे करके एक और बर्ड है जो कि बिल्कुल सेम फूड पे डिपेंड रहता है, जिसको एक्रोन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्पीसीज है जो सेम फूड प्रोडक्ट्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। और जो तो क्या हो गया है कि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कह सकते हैं, क्योंकि स्पीसीज यहाँ पे डिफरेंट हुई है। अब यही जो कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशंस की वजह से क्या हो सकता है कि जो पॉपुलेशंस है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है एक पर्टिकुलर स्पेस से दूसरे स्पेस यानी हैबिटेट पे, जहाँ पे एक्रोन अवेलेबल है और उनके एक्रोन के लिए पॉपुलेशंस के बीच में कॉम्पिटिशन्स नहीं होता है, वहां मूव कर सकती है, हम ये भी कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, तो आपका ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सचिन बोलो। सर ऊपर ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? ऊपर अ, सर इसमें। आप पढ़ के बता सकते हो तो बताओ बेटा। सर बिकॉज ऑफ कंपटीशन one or more of these species may broaden the base of their foraging efforts. इसका मतलब ये है बेटा, अगर जैसा ये फूड है तो फॉरेजिंग इफेक्ट यानी वो इंक्रीज कर सकता है फूड सर्चिंग में, या आपस में जो इंटरेक्शन है वो क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, एग्रेसिव इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है। Yes sir. ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कि जो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन्स है, हमने यहाँ पहले इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में आप लोगों को शायद याद भी हो, हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्लॉइटेशन और इंटरफेरेंस होता है। ओके,
तो सेम हम यहाँ कहेंगे कि एक्सप्लॉइटेशन आपको याद होगा, एग्जाम्पल आपको याद होंगे, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल आपको याद होगा। ये इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन में होता है, तो सेम टाइप का जो कॉम्पिटिशन है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर मैं आपसे कभी पूछने लग जाऊं क्या एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशन और इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको याद रखना है, लॉजिक लगाना है कि हाँ ये हो सकते हैं। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है, इनका नाम आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से थे। तो सॉचनर और डेविस नाम के दो साइंटिस्ट थे, ओके, जिसको हम इकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। उन्होंने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को एक्सप्लेन करने के लिए 6 कॉम्पिटिशन्स के बेस पे उनको एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोचनर और डेविस नाम के दो इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को एक्सप्लेन कर या इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 6 टाइप के कंपटीशन के बेस पे ही उनको एक्सप्लेन कर दिया। वो 6 टाइप के और वो सफिशिएंट थे एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब वो 6 जो टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स थे वो उनको मैं एक एक का नाम लेने जा रहा हूँ। नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा सामने की तरफ, कंजप्शन, ओके। नंबर सेकंड है प्रिम्पशन। नंबर थर्ड है ओवर ग्रोथ। नंबर फोर्थ है केमिकल इंट्रैक्शन। नंबर फिफ्थ है टेरिटोरियल एंड नंबर 6 है इनकाउंटर। इस 6 कंपटीशन के बेस पे इन दो साइंटिस्टों ने, डेविस और थॉमस सोचनर नाम के जो इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया है। अब एक्सप्लेन कैसे किया है, अब मैं एक एक को डिफाइन करने जा रहा हूं। नंबर फर्स्ट है बेटा कंजप्शन को डिफाइन करने जा रहा हूं। ओके, नंबर फर्स्ट कंजप्शन में क्या बताया उन्होंने कि ये क्या करते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच में क्या होता है, कंपटीशन अराइजेस हो जाता है, ओके। और ये कंपटीशन अराइजेस किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो सेम रिसोर्सेस के लिए क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। और जो दूसरा जो स्पीसीज है बेटा, ठीक है, सेम मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ, आप हमेशा क्या होंगे कि डिफरेंट स्पीसीज को कंसीडर करके चलिएगा, कहीं आप हमेशा सिमिलर स्पीसीज की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 2 डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीसीज का क्या है कि आपस का जो फूड रिसोर्सेस है वो फूड रिसोर्स सेम रिसोर्सेस के लिए वो कॉम्पीट कर रहे हैं। और क्या करता है कि एक जो स्पीसीज है उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, इसी वजह से दूसरा स्पीसीज उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसी को कंजप्शन कहा गया है। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे, जितने भी स्पीसीज है बेटा आपस में एक्रोन के लिए compete कर रहे हैं। जितने भी स्पीसीज अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जो एग्जांपल है उस एग्जांपल हमने डिस्कस किया था व्हाइट फुटेड माइस, ग्रे स्क्वायरल, वाइल्ड टर्की, व्हाइट टेल्ड जो डियर था और ब्लू जे थे, आपस में इनका क्या है, कंपटीशन हो रहा है, किसके लिए, एक्रोन की वजह से। तो यहाँ पे वो जो कंजप्शन है, ये इसका कंजप्शन में हम उस एग्जांपल को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट था बेटा प्रिम्पशन, ठीक है, या प्रिमिटिव भी वर्ड यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन बेटा सिसाइल एनिमल के बीच में होता है। मान लीजिए एक एनिमल सिसाइल है, ठीक है, वो किसी दूसरे हैबिटेट पे इंटर कर गया है और वहां पे पहले से ही कोई दूसरा स्पीसीज ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है उस स्पेस या हैबिटेट को, और फिर वो जो सिसाइल एनिमल है वहां का रिसोर्सेज को यूज करने की स्टार्ट करता है या ट्राई करता है। तो जो वहां पहले से ही ऑक्युपाइड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा या स्पीसीज होगा, वो आपस में उन दोनों का इंटरेक्शन होगा। तो इसी को हम प्रिमिटिव कंपटीशन कहते हैं, प्रिमिटिव
कंपटीशन कह रहे हैं। इसके बाद आता है थर्ड, आता है कि ओवर ग्रोथ की बात आती है। ओवर ग्रोथ का मतलब होता है कि एक स्पीसीज ग्रो करता है किसी दूसरे स्पीसीज के ऊपर, तो इसी को ओवर ग्रोथ कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे इसको इस तरीके से समझते हैं ओवर ग्रोथ को, कि एक टॉल ट्री है, ठीक है, उसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, और उसी टॉल ट्री के नीचे ही क्या है, स्मॉल स्मॉल जो प्लांट है या ट्री है, ठीक है। वो लोग हमेशा क्या करते हैं कि compete करते हैं या स्ट्रगल करते हैं कि जो सन रेज है उसको लेने के लिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टॉल ट्री, सारा का सारा जो सन रेज है, ठीक है, वो क्या कर देता है कि उसके ब्रांचेस से क्या हो जाता है, वो रुक जाता है, जो सन रेज है वो क्या करते हैं, स्मॉल ट्रीज तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसी को, अब इससे क्या होगा कि जो स्मॉल ट्रीज होंगे उनका ग्रोथ नहीं होगा, और जो वहां पे लार्जर ट्री होगा उसका क्या ग्रोथ है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी को कहते हैं ओवर ग्रोथ। उसके बाद जो कंपटीशन है, उन्होंने कहा केमिकल इंटरेक्शन। ये केमिकल इंटरेक्शन मैंने इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में भी डिस्कस किया था। वहां हमने ये डिस्कस किया था, सेम है बेटा ये वही, कि ऐसे कोई प्लांट होते हैं जो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, अपने मेटाबॉलिज्म के द्वारा कुछ केमिकल को सिक्रीट करते हैं, उस केमिकल को एलोपैथी कहते हैं। जो केमिकल क्या होते हैं कि आसपास के, जो उसके पेड़ के आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं या ग्रासेस होते हैं, उसको जर्मिनेट होने से रोकते हैं। तो इसी को केमिकल इंटरेक्शन कहते हैं। इससे क्या होगा बेटा, कि जो प्लांट इसको प्रोड्यूस कर रहा है या ट्री जो इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये क्या होगा, उसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी, बट ये केमिकल जिसके साथ या जिस प्लांट के पास पहुंचेगा सॉइल के थ्रू, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उस प्लांट का क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन का क्या होगा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, यानी वो पॉपुलेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इससे क्या हो गया कि जिस जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है उसकी ग्रोथ अच्छी खासी होती जाएगी। तो इसी को कहा केमिकल इंटरेक्शन कहा। इसके बाद बात आती है टेरिटोरियल की, बात आती है। तो टेरिटोरियल देखिए बेटा, ये एनिमल टू एनिमल का बिहेवियर है, तो बिहेवियर की वजह से ये इंटरेक्शन होता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं और उस टेरिटरी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो ये टेरिटरी की वजह से होता है, तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है टेरिटरी की वजह से होता है। इसके बाद जो लास्ट है बेटा, एक बात आती है इनकाउंटर। तो ये इनकाउंटर क्या है, टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है। तो और ये क्या होते हैं कि टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हो रहा है, वो अचानक ही आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं। या अचानक का मतलब क्या है, कि इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि टू स्पीसीज, ओके, दे वर क्या क्या compete फॉर द चेजेस ऑफ द बॉडी, यानी एक डेड बॉडी के लिए चेज कर रहे हैं, आपस में compete कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, ओके, वो बर्ड्स क्या हो गया, एक डेड बॉडी है, ओके, वो कहीं पे पड़ी हुई है, उस पे पहले फर्स्ट स्पीसीज आके वहां पे खाना स्टार्ट कर दिया, बट जैसे ही नेक्स्ट स्पीसीज आना स्टार्ट होगा, उन दो बर्ड्स के बीच में क्या होगा, आपस में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो इसी को इनकाउंटर कहा है, कि जो कि अचानक होता है। यहाँ पे टेरिटरी की बात नहीं कर रहे, यहाँ दोनों के बीच में अपनी कोई टेरिटरी नहीं होती है, तो बस यहाँ फूड के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं और अचानक होता है। तो ये जितने भी हमने 6 कंपटीशन पढ़े हैं, इसी 6 कंपटीशन में पूरे का पूरा क्या है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या हो गया, डिफाइन हो गया है। तो बेटा यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार प्रिमिटिव कंपटीशन दोबारा बताइए। प्रिमिटिव कंपटीशन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो इसमें बता रखा है, बार्निकल है बेटा, ओके, एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है बार्निकल। तो ये सिसाइल होता है, कभी भी ग्रुप में नहीं होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो जो बार्निकल है, ठीक है,
अपनी पॉपुलेशन से निकल के वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दे, सिसाइल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, यानी फ्रीली जो मूव कर रहा हो। उसके बाद एक ऐसे रीजन में वो पहुंच जाए जहां पे पहले से ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या करा कि उस स्पेस को ऑक्युपाइड कर रखा हो, या किसी स्पीसीज ने। अब जैसे ही वहां पे वो बार्निकल पहुंचेगा, ठीक है, अगर उनके बीच में जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस सेम रिसोर्सेस अगर वो यूज करते हैं, तो उनके बीच में वो कंपटीशन एराइजेस हो जाएगा। तो यहाँ कंपटीशन क्या एराइज हो रहा है कि जो भी सिसाइल एनिमल है और प्री ऑक्युपाइड एनिमल्स के बीच में ये कंपटीशन हो रहा है, जिसको प्रिमिटिव हम यहाँ वर्ड यूज करें, या प्रिम्पशन वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पे। ओके, Okay, sir. और किसी को बेटा? ओके, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। तो अब मेन हम लोगों का जो टॉपिक है, जो हमने कहा था डिस्कस करेंगे, तो मैं स्लाइड चेंज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 14.2 पे ध्यान दीजिएगा। जो क्या कहते हैं, लॉक्टा जो वोल्टेरा मॉडल्स है और मॉडल्स है, ठीक है, उनके जो 4 आउटकम्स होते हैं, उस आउटकम्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ 20 सेंचुरीज की आसपास की बात है कि 20 सेंचुरीज में 2 मैथमेटिशियन थे। तो पहला मैथमेटिशियन जिनका नाम था एल्फ्रेड लॉक्टा, और दूसरा जो मैथमेटिशियन था उनका नाम था विटोरा वोल्टेरा, ठीक है। इन दोनों ने क्या करा, इंडिपेंडेंटली काम किया, अलग अलग काम किया, और उन दोनों ने जो काम किया, ठीक है, काम करके उन्होंने एक मैथमेटिकल जो मॉडल दिया है, उस मॉडल में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि 2 स्पीसीज जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, या वो 2 स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा जब वो आपस में कॉमन रिसोर्सेज के लिए इंटरेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ये मैथमेटिकल मॉडल बनाने के लिए उन्होंने लिया इन्होंने क्या किया, तो बेसिक्स जो इक्वेशन था, बेसिक इक्वेशन जिसको हम लॉजिस्टिक इक्वेशन कहते हैं पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। अब हम सबको पता है कि लॉजिस्टिक इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, सामने आपको दिखाई दे रहा है बेटा, मेरे एरो पे ध्यान दीजिएगा, dn/dt। ये आपको पता है रेट चेंज इन द पॉपुलेशन, dn/dt का मतलब होता है पॉपुलेशन में जो साइज में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसका जो रेट होता है, उसको हम dn/dt कह रहे हैं। इसके बाद आर यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट होता है, इंट्रिंसिक रेट हम यहाँ बोल रहे हैं। अब ज्यादा हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे एन क्या है बेटा, पॉपुलेशन साइज है एट टाइम टी। किसी भी टाइम में पॉपुलेशन का जो साइज होगा है, उसको एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो के है, एक कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने ये जो लॉजिस्टिक इक्वेशन है, आप लॉजिस्टिक इक्वेशन आपको याद होगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो क्या कहते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो होगा जब फूड रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट हो, नेचुरल फॉर्म में यानी अर्थमेटिक मींस में प्रेजेंट हो, तो किस तरीके से जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा उसको हमने लॉजिस्टिक इक्वेशन से शो करते हैं। तो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद लॉक्टा और वोल्टेरा ने क्या किया कि इन्होंने इस इक्वेशन पे मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अलग कुछ टर्म भी यूज किया। उस टर्म को हम कहते हैं कंपटीशन कोफिशिएंट। तो कंपटीशन कोफिशिएंट आप यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ जो इक्वेशन फर्स्ट में आप देख रहे हैं अल्फा है, इक्वेशन बी में बीटा है, तो इसको कंपटीशन कोफिशिएंट कह रहे हैं। तो अब कंपटीशन कोफिशिएंट को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिफाइन करने जा रहे हैं। तो मैं इक्वेशन के थ्रू आपको डिफाइन करने जा रहा हूँ, आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में मैं फर्स्ट इक्वेशन को पहले डिफाइन करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन में ये बता रहा है कि जो dn/1/dt, यानी ये जो रेट चेंज इन पॉपुलेशन
फर्स्ट यानी स्पीसीज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ओके। R1 ये इंट्रिंसिक रेट ऑफ स्पीसीज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। N1 पॉपुलेशन साइज जो है, ये क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि स्पीसीज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। K1 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। N1 हम बात कर चुके हैं, K1 हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो अल्फा है ये कंपटीशन कोफिशिएंट कहलाता है यहाँ पे, और जो N2 है बेटा, ये N2 क्या है, पॉपुलेशन ये सेकंड स्पीसीज का जो इफेक्ट है फर्स्ट स्पीसीज में उसके रिजल्ट को शो करता है। तो हम कंबाइंडली कह सकते हैं अल्फा N2 क्या है यहाँ पे, जो अल्फा N2 है बेटा, ये अल्फा N2 ये शो करता है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 में क्या इफेक्ट है, उसके इफेक्ट को क्या करता है अल्फा N2 ये शो करता है। क्या ये इक्वेशन समझ में आया बेटा? सर मैं अल्फा N2 का एक बार बताएंगे, अल्फा N2 का। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ बेटा। मैं इस इक्वेशन को फिर दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ये सेकंड इक्वेशन की तरफ ध्यान मत दीजिएगा बेटा, ये सेकंड इक्वेशन को आप भूल जाओ कि सामने लिखा है। फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड के साथ ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं dn1 अपॉन dt। तो यहाँ पे जो N1 लिखा हुआ है बेटा, ये पॉपुलेशन का साइज है बेटा स्पीसीज फर्स्ट का। जो फर्स्ट स्पीसीज है उसके पॉपुलेशन का जो साइज है उसको N1 से डिनोट किया है, और जो dn1 अपॉन dt है, ये रेट चेंज इन पॉपुलेशन किसका शो कर रहा है बेटा, ये स्पीसीज फर्स्ट का शो कर रहा है। R1 इंट्रिंसिक रेट ऑफ स्पीसीज फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। N1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। K1 ये कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट को डिस्कस कर यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो अल्फा है यहाँ पे, अल्फा एक कॉम्पिटिशन कोफिशिएंट है, ठीक है, कॉम्पिटिशन कोफिशिएंट है अल्फा। अल्फा N2 जो ये लिखा हुआ है बेटा, तो अल्फा N2 का मतलब है कि population density या psi a number of individual of species 2 या population density of species 2 show a effect on species 1। तो ये अल्फा N2 से हम इसको डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है अगर जो सेकंड स्पीसीज है उस सेकंड स्पीसीज का फर्स्ट स्पीसीज पे कैसा इफेक्ट होगा, ठीक है, उसको हम अल्फा N2 से डिनोट कर रहे हैं, ओके। सेम बेटा जो स्पीसीज सेकंड के लिए क्या किया है, उन्होंने एक इक्वेशन दिया है, यहाँ सेम बता रहे हैं कि जो dn2 है और dt है, यहाँ सेकंड स्पीसीज की बात कर रहे हैं इसीलिए N2 लिखा हुआ है। तो N2 का मतलब यह है कि पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। dn2 अपॉन dt का मतलब है रेट चेंज इन पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2। इसका मतलब यह है। R2 का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन 2 की बात कर रहे हैं या स्पीसीज 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो किस रेट से चेंज होगा। N2 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉपुलेशन का जो साइज होगा जो स्पीसीज 2 के लिए होगा। K2 यहाँ पे क्या कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी किसका है बेटा, ये क्या है कर रहे हैं, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी है। अब यहाँ बीटा N1 क्या है, बीटा ये कॉफिशिएंट क्या है, कंपटीशन कॉफिशिएंट है, और बीटा N1 यहाँ क्या शो कर रहा है कि जो फर्स्ट स्पीसीज है उसके जो पॉपुलेशन फर्स्ट स्पीसीज का पॉपुलेशन डेंसिटी है या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है फर्स्ट स्पीसीज का, वो उसका जो इफेक्ट है वो स्पीसीज 2 पे क्या होगा, या स्पीसीज 2 पे उसका इफेक्ट को ये शो करता है।
यहाँ समझ में आया बेटा दो इक्वेशन? Yes, sir. ओके, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इक्वेशन के बेस पे ही मैं चार जो भी इसके आउटकम्स है उसको यहाँ डिस्कस करूंगा। और ये जो इक्वेशंस था, तो इसीलिए जो दो मैथमेटिशियन थे वो दोनों ने अलग अलग इसको डेवलप किया और बाद में इसको कंबाइन कर दिया, इसीलिए हम इसको लॉक्टा वोल्टेरा मॉडल बोल देते हैं। अब नॉर्मल अगर कंडीशंस की बात करें, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करें, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशंस पे दोबारा आ जाऊं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ कह रहे हैं कि दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कि एक स्पीसीज क्या फर्स्ट और सेकंड स्पीसीज की बात करें, फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि जो यहाँ पे जो सेकंड स्पीसीज है वो जीरो है, यानी कोई दूसरी स्पीसीज है ही नहीं, तो जो भी इंटरेक्शन होगा वो सेम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होगा। तो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, ये अल्फा n2 होगा ही नहीं यहाँ पे। ओके, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन पे देख लीजिएगा कि सेकंड इक्वेशन पे आप ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए स्पीसीज फर्स्ट ना हो तो इक्वेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी जो लॉजिस्टिक में होता है। ओके, बट अगर दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो जाए, दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल इक्वेशन का जो मतलब है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अब वो एक्सप्लेन जो करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको एक ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको हेल्प करेगा इस लेक्चर को दोबारा समझने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में। तो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, मैं ट्राई करने जा रहा हूँ कि ये जो इक्वेशंस है उसको कैसे हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा फर्स्ट जो आप ग्राफ है उस पे ध्यान दीजिएगा, जिसमें ए और बी है, ठीक है, ए और बी ये शो कर रहा है स्पीसीज फर्स्ट, जो ए है वो स्पीसीज फर्स्ट को शो कर रहा है, और जो बी है वो स्पीसीज सेकंड को शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एक्स एक्सेस है बेटा, एक्स एक्सेस में लिखा हुआ है एन, लिखा हुआ है n1, तो ये n1 आपको पता है कि ये पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज फर्स्ट है। ओके, यहाँ पे y एक्सेस पे आप ध्यान दीजिएगा, y एक्सेस पे ये दिखा रहा है कि n2 लिखा हुआ है, तो ये शो कर रहा है कि पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2 को शो कर रहा है। ओके, और जो ये डायगोनल जो लाइन है बेटा, जो ये डायगोनल लाइन है, इसको जीरो ग्रोथ आइसोलाइन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो ये डायगोनल लाइन है इसको जीरो ग्रोथ आइसोलाइन बोलते हैं, आइसोलाइंस बोलते हैं। ओके, अब ये शो क्या करता है, शो क्या करता है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज फर्स्ट, ओके, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज सेकंड इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो ये डायगोनल जो लाइन है इसको हम बोलते हैं जीरो ग्रोथ आइसोलाइंस। ये शो करता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज टू इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब है बेटा कि जो स्पीसीज फर्स्ट के इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, और स्पीसीज सेकंड के जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड के इंडिविजुअल्स, वो दोनों ही आपस में इंटरेक्ट करेंगे सेम रिसोर्सेज के लिए, यानी कैरिंग कैपेसिटी के लिए। और वो कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या है, K1 की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो डी जो हम यहाँ देख रहे हो, डी डी
n1 अपॉन dt इज इक्वल टू 0 है, तो 0 का मतलब होता है कि ये जो दोनों पॉपुलेशंस है, दोनों पॉपुलेशन मतलब स्पीसीज फर्स्ट और स्पीसीज जो सेकंड है, दोनों का जो कॉम्बिनेशंस है वो इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 के बराबर है। तो यानी वो कैरिंग कैपेसिटी की तरफ इंक्रीज हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, अप्रोच हो रहा है, उसकी तरफ इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्या है, एक टाइम में वो क्या होगा, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जीरो का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट हो जाएगा, पॉपुलेशन का जो इंक्रीज है, जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो डी n1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यही ये शो कर रहा है। क्या किसी को कंफ्यूजन है बेटा यहाँ पे, ताकि मैं आगे चलूं तो आपको कंफ्यूज ना हो। सर समझ में नहीं आया सर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ रिपीट करने जा रहा हूँ कि हमने ये कहा कि जो ये डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन जिसको जीरो ग्रोथ आइसोलाइन कह रहे हैं, ठीक है, जीरो ग्रोथ आइसोलाइन क्या है, ये जो n2 है बेटा और जो n1 है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है बेटा, स्पीसीज फर्स्ट का पॉपुलेशन n1 कहला रहा है, n2 क्या कह रहा है, स्पीसीज 2 का पॉपुलेशन है। दोनों को अगर हम प्लस करें, दोनों को प्लस करें यानी इंडिविजुअल्स को प्लस करें, वो इजिकल टू होता है k1, कैरिंग कैपेसिटी 1 के बराबर। तो कैरिंग कैपेसिटी जो 1 है यहाँ, ये जो k1 हमने कहा कि स्पीसीज फर्स्ट के लिए उसके इक्वल होता है, यानी वो दोनों पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करेगा और कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो और बढ़ के एक टाइम में वो कांस्टेंट हो सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो पॉपुलेशन फर्स्ट है, स्पीसीज फर्स्ट का पॉपुलेशन और प्लस स्पीसीज 2 का जो पॉपुलेशन है, दोनों का जो एडिशन है वो इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी 1 के बराबर है। अब यहाँ कोई दूसरा कैरिंग कैपेसिटी तो है नहीं ना, दूसरा रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे k1 की ही बात कर रहे हैं, सेम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। और दोनों जो स्पीसीज है सेम रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे, या compete करेंगे, और compete करेंगे तो क्या होगा, उनका जो पॉपुलेशन का जो साइज है, ठीक है, इंटरेक्शन भी होगा बट उनका पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज तो होगा ही ना। तो इसीलिए वो अगर इंक्रीज होगा तो कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ रहे होंगे वो, और बढ़ रहे होंगे तो हमने इसीलिए कहा कि स्पीसीज फर्स्ट का जो पॉपुलेशन है प्लस स्पीसीज 2 का जो पॉपुलेशन है वो इज इक्वल टू k1, कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल है। ये इसीलिए हम यहाँ इक्वल बोल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डी n1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कि वो कैरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ेंगे तो एक ना एक टाइम में कभी ना कभी वो 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर तो वो जा नहीं सकते दोनों ही पॉपुलेशन, तो वहां जाके कांस्टेंट हो जाएगा। यानी जो उनका जो पॉपुलेशन का जो साइज जो इंक्रीज हो रहा है, जो रेट है डी एन अपॉन डी टी, डी एन 1 अपॉन डी टी है, वो रेट क्या हो जाएगा, 0 होगा। 0 का मतलब होता है पॉपुलेशन की साइज कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचने के बाद इंक्रीज ही नहीं होगी। तो यहाँ 0 का मतलब ये है बेटा यहाँ पे। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि k1 आपको पता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 हम यहाँ बोल रहे हैं, ओके, यानी स्पीसीज फर्स्ट के लिए कैरिंग कैपेसिटी 1 बोल रहे हैं। इसके ऊपर हमने लिखा है k1 अपॉन अल्फा की बात कर रहे हैं, k1 अपॉन अल्फा। मैं इसको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे एरो पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। ओके, मेरे ये एरो पे ये जो मैंने लिखा है, ये इसी को मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम यहाँ कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है, यानी पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 2 है, that is exactly equivalent to the carrying capacity of species first है। कहने का मतलब है बेटा, जो स्पीसीज 2 है, यहाँ पे जो स्पीसीज 2 है उसका जो पॉपुलेशन का जो साइज है या उनकी डेंसिटी है, वो इक्वल होती है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट के।
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम यहाँ कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज 2 है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू होती है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1 के, यानी K1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे यही चीज दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पे जो K1 है, ठीक है, K1 है वो इक्वल टू है किसके, अल्फा N2 के इक्वल है, ठीक है। तो आपको अल्फा N2 का मतलब आपको पता है कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा N2 का मतलब है कि जो पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है या पॉपुलेशन है जो स्पीसीज 2 के, उसका इफेक्ट किस पे, स्पीसीज फर्स्ट पे, तो वो अल्फा N2 से डिनोट कर रहे हैं। तो यानी जो स्पीसीज 2 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, हम अभी थोड़ी देर पहले बोल चुके हैं कि ये कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट स्पीसीज के इक्वल होता है, जिसको हम K1 कह रहे हैं, ठीक है, ये सामने दिखाई दे रहा है। अब अगर हम N2 है, अगर N2 को क्या करते हैं कि अगर लिखना चाहे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अल्फा है उसको नीचे की तरफ, अगर ये अल्फा है नीचे की तरफ खींच के लाए तो N2 इज इक्वल टू K1 अपॉन अल्फा। ये समझ में आया बेटा? क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? एक बार अल्फा बताइए। मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस कर रखा था कि जो यहाँ पे आप मेरे एरो पे ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि जो क्या कहते हैं कि अल्फा N2 है, ये अल्फा N2 क्या है, अल्फा N2 हमने इक्वेशंस उसमें बता रखा था, फर्स्ट इक्वेशन में बता रखा था अल्फा N2 का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज 2 का जो इफेक्ट है स्पीसीज 1 में, ये अल्फा N2 उसको डिनोट करता है। यानी सेकेंड स्पीसीज का इफेक्ट फर्स्ट स्पीसीज पे, उसको अल्फा N2 से डिनोट कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा N2 का मतलब होता है कि जो स्पीसीज सेकेंड है उसका इफेक्ट स्पीसीज फर्स्ट पे क्या होता है, उसको हम अल्फा N2 से डिनोट कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक चीज और हम बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है या पॉपुलेशन डेंसिटी है स्पीसीज 2 की, वो इक्वल टू होता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 1 के, यानी स्पीसीज 1 के कैरिंग कैपेसिटी के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्फा N2 को हम इक्वल टू K1 कह सकते हैं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो सकता है, क्योंकि ये अल्फा N2 क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज 2 है, और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज 2 क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 के इक्वल हो सकता है। तो इसीलिए अल्फा N2 इज इक्वल टू K1 हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हम इसी इक्वेशन में से अल्फा N2 इज इक्वल टू K1 में से हम इसको लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू K1 अपॉन अल्फा लिख सकते हैं हम इसको, K1 अल्फा, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, K1 अल्फा, ये जो सामने लिखा हुआ है बेटा, तो ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ शो करने जा रहे हैं कि मान लीजिएगा कि कभी भी जो स्पीसीज फर्स्ट है, जो डायगोनल लाइन की बात कर रहा हूँ, जो स्पीसीज फर्स्ट है और जो स्पीसीज सेकंड है, ठीक है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी कैरिंग कैपेसिटी K1 के इक्वल नहीं होता। शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में कभी भी वो क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है कि कैरिंग कैपेसिटी के बराबर नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। पॉपुलेशन का एक जो ग्रोथ है उसका एक रेट होता है जो जो हमेशा क्या होता है कि 0 से छोटा होता है, जो हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, dn 1/dt का मतलब, ठीक है, ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब है कि ये जो आइसोलाइन है बेटा, ये आइसोलाइन जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज 2 है बेटा,
वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कभी भी शुरुआत में इनिशियल स्टेज में वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर नहीं होता, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है कैरिंग कैपेसिटी की तरफ। इसीलिए इसी बीच में क्या होता है, पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए वो जो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो साइज है, जिसको हम DN 1/dt से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, हमेशा 0 से छोटा होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में वो इंक्रीज हो रहा होता है। इसके बाद एक और कंडीशंस, और इसी को हम जो शो कर रहे हैं बेटा, कि इनिशियल स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो सकता है। तो ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जो ये एरो आपको दिखाई दे रहा है, जो मेरे उस पे कर्सर पे देखिएगा, ये एरो क्या करता है, ये पैरेलल हो रहा है, ठीक है। ये पैरेलल एरो, ठीक है, किसके साथ है, पॉपुलेशन 1 के साथ पैरेलल है। ये इससे शो कर रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग मोड में है। जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है इनिशियल स्टेज पे, और ये एरो शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के टूवर्ड्स, यानी N1 के पॉपुलेशन की साइज की तरफ दिखा रहा है। इसके बाद एक और कंडीशंस आती है कि एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज 1 प्लस पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज 2 होता है, वो क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाते हैं, या कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाते हैं, या एक्सीड कर सकते हैं। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज नहीं होगा। जो रेट चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज है, जिसको हम N1/dt से डिनोट कर रहे हैं, वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ, ये पॉपुलेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग मोड में नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग मोड में नहीं होगा, तो इसको हम ये वाले एरो से, जो आपके इस एरो से ऊपर की तरफ ये जितने एरो है, इससे हम शो कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग मोड में चला जाएगा, यानी पॉपुलेशन वहां से थोड़ा डिक्रीज होगा। क्या यहाँ समझ में आया बेटा? क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको थोड़ा गाइड तो कर दिया है। क्या इक्वेशन थोड़ा समझ में आया बेटा? थोड़ा सा हैवी हो गया क्या? यस सर, समझ आया। एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए मैंने जो गाइड कर दिया ना, इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सेम बेटा, जो इक्वेशंस है बेटा, हम जो ग्राफ में अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये सेम इक्वेशन क्या स्पीसीज 2 के लिए हम ये ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल यही चीज है। इसके अलावा अगर हम इस स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 के जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को अगर हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, कंबाइन कर देंगे, तो हम लोगों के पास आ जाएगा ये जो ग्राफ है, जिसको हम सी जिस ठीक दिखा रहे हैं, और एक डी से दिखा रहे हैं। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सी और डी है जो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, इसके दो आउटकम्स है, ठीक है। दो आउटकम्स क्या है कि दोनों स्पीसीज में से या तो स्पीसीज फर्स्ट क्या करेगा, विन कर जाएगा, और स्पीसीज 2 को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। या तो स्पीसीज 2 विन कर जाएगा, तो स्पीसीज 1 एक्सक्लूड हो जाएगा, वो निकल जाएगा पॉपुलेशन में से। यही दो कंडीशंस तो हो सकती है बेटा। तो यही दो कंडीशंस क्या कर रहे हैं, सी जो ग्राफ आप देख रहे हैं और डी जो ग्राफ है, उससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे आप सी वाले जो डायग्राम है, ग्राफ है, उस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये दो आइसोलाइन है, जो हम पहले से ही बता चुके हैं कि जो डायगोनल लाइन होता है, इसको आइसोलाइन कह रहे हैं। तो ये दो आइसोलाइन कहाँ से आए, कि ये हमने ए और बी जो ग्राफ है, उनको हमने कंबाइन कर दिया, वहां से आए। तो ये जो ग्राफ है, दोनों ही क्या है कि पैरेलल फॉर्म में है। आप देख रहे हैं, दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पैरेलल हो गया है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो आपका ये जो के नीचे की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, नीचे की तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस पे, कि जो K2/बीटा है, K2/बीटा है,
ये आपको ना स्पीसीज 2 के ग्राफ में समझ में आ जाएगा, जो मैं स्पीसीज फर्स्ट में बता चुका हूँ कि कहाँ से ये आएगा। K2 अपॉन बीटा है, ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा K1 से, यानी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट से छोटा होगा। इसका मतलब ये है कि बेटा जो स्पीसीज सेकंड है उसका जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो पॉपुलेशन फर्स्ट की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर सके। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम नीचे एक्स एक्सिस में हम देख सकते हैं कि K2 अपॉन बीटा जो है वो हमेशा जो स्मॉल होता है K1 से, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट से। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड जो पॉपुलेशन है, यानी सेकंड जो स्पीसीज है उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो पॉपुलेशन फर्स्ट जो पॉपुलेशन फर्स्ट है यानी स्पीसीज फर्स्ट है उसकी जो क्या कहते हैं डेंसिटी को इनहिबिट कर सके। इसी वजह से जो स्पीसीज फर्स्ट है, ठीक है, वो उसको इनहिबिट नहीं कर पाता है, तो उसके जो पॉपुलेशन का जो साइज है पॉपुलेशन फर्स्ट क्या स्पीसीज फर्स्ट का वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज हो जाने की वजह से उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। और क्या है जो स्पीसीज 2 का डेंसिटी इतना सफिशिएंट नहीं है कि इतने लार्ज साइज के पॉपुलेशंस को इनहिबिट कर सके, वो खुद ही कुछ टाइम के बाद क्या होगा, एक्सक्लूड कर देगा, निकल जाएगा, या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो पॉपुलेशन। ये बिल्कुल उसी को शो करता है। अब इसी का मैं उल्टा बताने जा रहा हूँ बेटा कि ये तो एक कंडीशन आ गया, तो फोर आउटकम में से पहला आउटकम क्या है बेटा, एक स्पीसीज क्या होगा, विन करेगा, एक स्पीसीज क्या होगा, लूज करेगा। तो दूसरा जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, आप डी वाले ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब उल्टा हो गया है कि जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट है वो हमेशा छोटा होगा K2 अपॉन बीटा से छोटा होगा। इसका मतलब सेम वही हो गया बेटा कि जो स्पीसीज फर्स्ट है उसका जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है इतनी सफिशिएंट नहीं है कि जो पॉपुलेशन है स्पीसीज सेकंड की उसको इनहिबिट कर सके। अगर इनहिबिट नहीं होगा तो जो पॉपुलेशन है स्पीसीज सेकंड की वो कंटिन्यूअस ग्रो होता जाएगा, और उसकी डेंसिटी इतनी हो जाएगी कि उसका जो इफेक्ट है स्पीसीज 2 पे पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो पॉपुलेशन है या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सक्लूजन हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो एरो है बेटा, ठीक है, ये एरो उसी को शो कर रहा है, ठीक है, कि K2 की तरफ वो इंक्रीज होगा, यानी पॉपुलेशन 2 यानी स्पीसीज 2 का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा, तो ये एरो उसी की तरफ शो कर रहा है। इसके बाद थर्ड जो आउटकम्स था बेटा, थर्ड आउटकम्स क्या होता है कि दो इंडिविजुअल, अगर हम क्या करें कि आप देख रहे हैं कि अगर ये जो आइसोलाइन है ये आपस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिएगा K2 में, यानी पॉपुलेशन जो आपका है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, स्टेबल हो सकता है जो स्पीसीज 2 का, ठीक है, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आप ध्यान दीजिएगा कि K1 लिखा है, ये भी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जबकि जो स्पीसीज फर्स्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट में हो सकता है। इसके बाद ये जहां क्रॉस कर रहा है बेटा वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कि कहने का मतलब है ये अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो ही नहीं सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि कि जो टू स्पीसीज है बेटा, कि ये टू स्पीसीज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को इनहिबिट नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को इनहिबिट नहीं करते हैं, ये ट्राई क्या करते हैं कि दूसरे स्पीसीज को इनहिबिट कर सके। कहने का मतलब है फर्स्ट स्पीसीज ट्राई करेगा सेकंड स्पीसीज को इनहिबिट करने के लिए, और सेकंड स्पीसीज क्या करेगा, इनहिबिट करने के लिए ट्राई करेगा फर्स्ट स्पीसीज को। तो ये वाइसी वर्सा है, तो ये एक दूसरे को इनहिबिट करने के लिए कोशिश करता रहता है। तो इस ग्राफ में यही बता रखा है। इस ग्राफ में मैं थोड़ा सा फिर समझा देता हूं। जो ई है इसमें देखिएगा, ई में लिखा है कंपटीशन के कैन गो आइदर वे, ठीक है, किसी भी वे में जा सकता है।
अब आपको याद है बेटा, अभी थोड़ी देर ऊपर हमने क्या बताया था कि जो K2 और बीटा है, K2 और बीटा है, ठीक है, ये हमेशा साइज में क्या होगा, ये बड़ा होगा K1 से, ये हमने यही बताया है। तो अगर ये K1 से अगर बड़ा होगा, ओके, K1 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इसका मतलब ही क्या है कि जो हम पहले रिकॉल कर लीजिएगा कि हम यहाँ दोबारा कह रहे हैं कि जो K2 है और जो K2 अपॉन बीटा है ये लेस देन K1 है। तो रिकॉल दैट द वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू K2 अपॉन B2, ठीक है। K2 अपॉन B2 का मतलब इज इक्वल टू N1 है। इसका मतलब है कि जो डेंसिटी है K2 अपॉन B2 का मतलब ही ये है कि जो डेंसिटी ऑफ स्पीसीज फर्स्ट है और एग्जैक्टली इक्वल टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ K2 है, ओके। तो इसीलिए क्या हम यहाँ बता रहे हैं K2 अपॉन B2 क्या है कि हमेशा क्या होगा, K1 से लेस होगा। K2 अपॉन B2 क्या है, K1 से क्या होगा, लेस होगा। तो अगर ये K1 अपॉन K2 लेस होगा तो हमने पहले से ही बताया था कि जो स्पीसीज जो फर्स्ट है इतना सफिशिएंट नहीं है कि यहाँ पे कि स्पीसीज 1 इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो क्या करेगा, स्पीसीज 2 को क्या इनहिबिट करेगा। तो इससे क्या करेगा कि आपका स्पीसीज 2 क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज में इंक्रीज हो जाएगा। सेम इसका उल्टा यहाँ ऊपर की तरफ देख लीजिएगा, ठीक है। उल्टा क्या है कि इसमें हम कह रहे हैं कि जो K1 अपॉन जो अल्फा है, ठीक है, ये जो K1 अपॉन अल्फा है वो K2 से क्या हो जाएगा कि छोटा होगा। कम कहने का मतलब है यहाँ पे दूसरा जो पॉपुलेशन है वो साइज में इंक्रीज हो सकता है, वाइस वर्सा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होता जाएगा दोनों का आपस में तो वो एक दूसरे को इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी पॉपुलेशन क्या है उसका साइज कहीं कम नहीं हो रहा है, आपस में एक दूसरे से क्या होगा, इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। और इनहिबिट में वही जीतेगा, वही विन करेगा जिसके इनिशियल स्टेज में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी थी वो हाई होगी। तो ये यहाँ पे ये इसी को शो कर रहा है। इसके अलावा जो एफ है ये कोएग्जिस्टेंस को शो करता है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि जो दोनों है बेटा पॉपुलेशंस है वो दोनों क्या है, इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा बट एक दूसरे को इनहिबिट नहीं करेगा। अपना जो रिसोर्सेस है, ठीक है, उसे यूज करते रहेंगे और आपस में ही क्या करेंगे, वो ग्रो होंगे। उसी को कोएग्जिस्टेंस कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो लॉक्टा वोल्टेरा जो मॉडल है बेटा, ये जो 4 फॉर्चूलेट्स हैं, ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पेज में ये सारे जो आउटकम्स है इसको डिफाइन किया गया है।